हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे, डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो से हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी मोनार्की, डिक्टेटरशिप और एरिस्टोक्रेसी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नया पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सर डेमोक्रेसी के बारे में तो हम लोग 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। तो एक तरीके से ये वीडियो आपके पुराने कॉन्सेप्ट को ब्रशन अप करेगा, साथ ही साथ हम इसमें कुछ एडिशनल चीजें पढ़ेंगे जो हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। हम बहुत बार सुनते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डे टू डे लाइफ में आप लोग सुनते हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, हमारा डेमोक्रेसी का फेस्टिवल एक तरीके से इलेक्शन। हम कितनी सारी बातें सुनते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन ये जो वर्ड है डेमोक्रेटिक, उसको हम देखते हैं कि ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्राटिया मीनिंग इन रूल, दैट इज रूल बाय अ पॉपुलर वोट। ठीक है, तो जो लोग हैं, अब अगर हम इन दोनों वर्ड को कॉम्बिनेशन में करें तो यहां पे डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक का मतलब क्या निकल रहा है। इस वर्ड को अगर हम देखें तो यहां पे निकल रहा है रूल बाय पीपल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पीपल है वो रूल कर रहे हैं, दैट इज बाय पॉपुलर वोट। ठीक है, किस तरीके से रूल कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में पीपल के पास में सबसे ज्यादा पावर है। किस बेसिस पे हम ये बोलते हैं? हम ये इस बेसिस पे बोलते हैं क्योंकि हम हर 5 साल में सरकार को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी की जो सरकार है, हम उनके सारे कामकाज देखेंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है। 5 साल में कुछ अच्छा काम किया होगा तो ही हम उन्हें फिर से चुनेंगे ना। अच्छा काम नहीं किया होगा तो हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देंगे, या फिर नोटा ऑप्शन। ठीक है, कि हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं है तो हमने नोटा पे हम लोग वोट दे के आ गए, नोटा पे हम लोग क्लिक करके आ गए। तो एक तरीके से इसलिए हम बोलते हैं कि पीपल के पास में पावर है, क्योंकि यहां पे जो सरकारें हैं वो उन्होंने अगर लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की तो हमें पता है कि भैया अगले चुनाव में आना तो आपको मैदान में ही है, हमसे ही हाथ जोड़ के वोट मांगना है। तो अगर आपने सही से काम नहीं किया है तो हम अगले चुनाव में आपको याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी देखो, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूं। अगर हम जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां लिखे रहते हैं रूल्स रेगुलेशन, सारी चीजें होती हैं कि सरकार को किस हिसाब से काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हमें पता है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे, सरकार हमसे वोट मांगेगी, लेकिन इन 5 साल में भी सरकार फंडामेंटल राइट्स पे कुछ नहीं कर सकती। कोई भी सरकार किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स पे इंक्रोच नहीं कर सकती। क्यों नहीं इंक्रोच कर सकती? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सरकार की पावर को लिमिट कर देता है। साथ ही साथ ये वाला जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो पीपल के पास में है, वो बहुत सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सरकार को हमारे पास में ही आना है। Democratic form of government is the most popular form in the modern civilized nation। आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि हम अधिकतर कंट्रीज में, पूरी कंट्री में तो हम आज भी नहीं बोल सकते कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है, ये स्टेटमेंट तो एक तरीके से गलत हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में हम लोग देखते हैं तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही मिलती है। इवन जहां पे अभी मिलिट्री रूल है या डिक्टेटरशिप है, ऐसा कुछ कहे लो, अगर आज हम प्रेजेंट सिनेरियो में देख भी रहे हैं तो वो लोग डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। वो इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिटीजन्स के पास में राइट्स होती है, सिटीजन्स के पास में फ्री स्पीच होती है, और इसलिए वो लोग भी डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। और डेमोक्रेसी को लेके इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिटीजन्स के पास में राइट्स होती है। क्लियर है? आई होप आपको बेसिक तो डेमोक्रेसी का समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम देखते हैं अब्राहम लिंकन की फेमस डेफिनेशन है, आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी हम इस डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बेसिकली इन्होंने डेमोक्रेसी को पूरा पीपल के सेंटर में, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन के सेंटर में करके कर दिया है कि जो भी सरकारें हैं वो लोगों ने बनाई हैं, लोगों के लिए है। ठीक है, और वो लोगों के लिए ही काम करेगी। तो इन्होंने एज अ पीपल को सेंटर में रख के और फिर पूरा काम यहाँ पे हुआ है। ठीक, सो ये डेफिनेशन से भी आप बहुत पहले से ही अवगत होंगे कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जो आपको बेसिक जो आपको समझना है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि डेमोक्रेसी के भी 2 पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम प्योर डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ऐसा नहीं हम इम्प्योर कहेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अभी आपको क्लियर हो जाएगी और इमेज जिसे पहले से नहीं पता है। अ प्योर डेमोक्रेसी सो कॉल्ड इज वन इन विच द स्टेट इज formulated or expressed directly and immediately through the people in mass meeting or primary assembly rather than through the medium of delegates representative chosen to act for them। अब इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ो तो इसमें यह कहा गया है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली कुछ मास मीटिंग में या कहीं मिल के ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जो लॉज है वो कौन बना रहा है? लॉज है वो पीपल खुद बना रहे हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं। लाइक आप अपने एमपीज को चुनते हैं, आप अपने एमएलए को चुनते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां पे लोग खुद अपने लॉज खुद बनाते हैं, कुछ मीटिंग्स वगैरह में मिलते हैं, टाउन हॉल्स मीटिंग वगैरह होती है और सारी चीजें खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन वही अगर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में देखें तो इसका जस्ट अपोजिट है। हम हमारे काम करने के लिए किसी और इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी देते हैं कि भैया तुम हमारे विल को रिप्रेजेंट करो। इंडिया में किस हिसाब से हमारे एमपीज वगैरह काम करते हैं? इंडिया में जो हमारे एमपीज वगैरह हैं वो इस बेसिस पे काम करते हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? सो ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट को हम प्योर डेमोक्रेसी भी बोलेंगे और इनडायरेक्ट को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें आज कहां देखने को मिलती है और प्रेजेंट या एंशिएंट टाइम में अगर हम लोग जाएं तो एंशिएंट टाइम में कहां था और प्रेजेंट उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। So it was prevalent in Greek city-state that is Athens। अब हमने बहुत बार एरिस्टोटल की बात की है। हम जब अपने लेक्चर्स या वीडियोस में जब आप लोग सुनते होंगे तो बार बार एरिस्टोटल का नाम आता है। तो एरिस्टोटल, प्लेटो, तो एथेंस जो है ना वो वहीं की प्लेस से ये सब लोग बिलोंग करते हैं। एथेंस से इनका कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दूर से। तो एथेंस में हम लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वो देखा था। इट इज ओनली पॉसिबल इन स्टेट हैविंग लेस पॉपुलेशन। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे पॉसिबल है? जहां पे बहुत छोटी पॉपुलेशन है। क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे हो पाएगा? अगर कम पॉपुलेशन होती है तो वहां पे लोग मिलके लॉज भी बना सकते हैं। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को मैनेज करना वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एकदम इम्पॉसिबल जैसी चीज हो जाती है। तो इसलिए हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज्यादा देखने को मिलती है कंपेरेबल टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे देखते हैं? हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं स्विट्जरलैंड में। आज की तारीख में स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस बेसिस पे देखी जाती है? वहां पे जो स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कैंटॉन्स में डिवाइड करके रखा है। कैंटॉन्स क्या होते हैं? जैसे हम हमारे यहाँ प्रांत कहते हैं ना, स्टेट कहते हैं ना, वैसे में आप समझ लो उनके यहाँ कैंटॉन्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर 50,000 लोग और 8 कैंटॉन्स मिलके कोई बिल वगैरह पे साइन कर दे तो वो बिल लेके आना जरूरी होता है, वहां की सरकार को उस पे लॉ बनाना जरूरी हो जाता है। तो एक तरीके से क्या दर्शाता है? एक तरीके से ये दर्शा रहा है कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन भी कम है। अगर आप स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन वगैरह देखोगे तो थोड़ी सी पॉपुलेशन है, ज्यादा उनकी पॉपुलेशन नहीं है। अगर आप इंडिया में कंपेयर करो तो उनकी पॉपुलेशन लैक्स में है, हमारी पॉपुलेशन करोड़ में है ना। सो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हैं, ये 4 टूल्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। इन चारों को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और इन चारों में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाली कौन सी चीज है, वो वाली कौन सी चीज है। तो ये चारों टूल्स हमें समझना है। तो जो पहला टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? अ पिटीशन साइंड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कैन फोर्स अ गवर्नमेंट टू चूज ईदर और टू इनैक्ट अ लॉ। यहां पे
कुछ लोग मिलके लॉ बनाने के लिए एक तरीके से सरकार से बोल सकते हैं कि भैया आइए आप लॉ बनाइए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने स्विट्जरलैंड में बताया कि वहां पे 50,000 नागरिक और 8 कैंटन्स अगर साइन कर दें तो सरकार को लॉ बनाना पड़ता है। टोटल उनके 26 कैंटन्स हैं, 26 में से अगर 8 और 50,000 लोग मिलके किसी प्रपोजल पे बोल दे कि हमें इस पे लॉ चाहिए, तो उनको यहाँ पे लॉ बनाना जरूरी हो जाता है। क्लियर है, ये वाली चीज हुई आपको क्लियर। देन अगर हम देखें तो रेफरेंडम में क्या होता है, अब रेफरेंडम पे आते हैं। डायरेक्ट वोट बाय इलेक्टोरेट ऑन अ पर्टिकुलर प्रपोजल और इशू। यहां पे मान लो कोई सरकार को कोई लॉ लेके आना है, सपोज ट्रिपल तलाक का लॉ लेके आना है, अल्कोहल को बैन करना है, कुछ और उनको लॉ लेके आना है, तो डायरेक्टली उस चीज पे वो लोगों से पूछे। इंडिया में ये चीज होती है क्या, इंडिया में अगर कोई लॉ लेके आती है सरकार तो पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वही उसे पास करते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि कुछ लॉज जो सरकार लेके आ रही है उनको वो जनरल पब्लिक में ले आती है और जनरल पब्लिक से बोलती है कि आओ भैया तुम इस लॉ पे वोट करो, तुम इस लॉ को देखो कि लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये मीनिंग हुआ रेफरेंडम का। फिर प्लेबिसाइड को देखें, द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्लेबिसाइड में बेसिकली ये रेफरेंडम जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस इसमें ऐसा है, इसको ध्यान से समझना। रेफरेंडम में हम किसी पर्टिकुलर लॉ के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी सरकार कोई लॉ लेके आने वाली होती है तब वो जनरल पब्लिक से वोटिंग की मांग करती है। प्लेबिसाइड जब होता है जब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन करना हो, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई टेरिटरी का इशू हो, या फिर कोई टेरिटरी का इशू हो, तब प्लेबिसाइड होता है। टेरिटरी से आप क्या समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है तो वहां पे प्लेबिसाइड करवाया जाता है कि तुमको इस कंट्री का पार्ट बन के रहना है या नहीं रहना है। सपोज वहां के लोगों ने बोल दिया हमें इस कंट्री का पार्ट बन के रहना है, तो फिर वो टेरिटरी ऐसा घोषित हो जाता है कि वहां के लोग ही चाह रहे हैं कि वो यहाँ का पार्ट बन के रहे। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना हो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना हो, तो जब लोगों के बीच में वोटिंग होगी, सरकार आई, सरकार ये प्रपोजल लेके आई कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है। अब लोग जब वोटिंग करेंगे, जब वोटिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे प्लेबिसाइड, उसको हम बोलेंगे, उसको हम रेफरेंडम नहीं बोलेंगे। इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अगर हम देखें तो रेफरेंडम और प्लेबिसाइड में हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज जो समझना है वो ये है कि रेफरेंडम बेसिकली किसी लॉ वगैरह से रिलेटेड होता है और प्लेबिसाइड बेसिकली जो होता है वो टेरिटरी या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है। जो चौथा टूल है, फोर्थ टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो है राइट टू रिकॉल, एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ ऑफिशियली रिकॉलिंग देयर मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव। जो उनके चुने गए प्रधानमंत्री है या उनके कोई प्रतिनिधि है या उनके कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी टर्म पूरी होने से पहले उन्हें रिकॉल करना। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रिकॉल करने की, देखो भैया तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग उन्हें बोल रहे तुम रिजाइन कर दो। तो एक तरीके से इन्हें हम बोलते हैं, ये चारों डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल है। तो एक बार हम इनको रिवाइज करते हैं। पहला कौन सा था, इनिशिएटिव था। इनिशिएटिव में लॉ प्रपोज करना, पब्लिक चाहे तो वो खुद लॉ प्रपोज कर सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ही लॉ लेके आ सकते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो हमारे एमएलए एमपी है वही लॉज बना सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव के थ्रू जनरल पब्लिक भी लॉ लेके आ सकती है। एक बहुत नंबर ऑफ पीपल ने अगर उस पेपर को साइन कर दिया है तो वो लॉ आ जाएगा। दूसरा हमने देखा रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है, रेफरेंडम में सरकार आती है, सरकार बोलती कि भैया हम ये लॉ हम बनाना चाह रहे हैं, तुम्हारा ओपिनियन बताओ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले रहा था तब ब्रिटेन ने क्या किया, तब ब्रिटेन ने रेफरेंडम करवाया था। ब्रिटेन ने पूछा कि तुमको यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहना है या नहीं रहना है, तो वहां के लोगों ने बोल दिया हमें नहीं रहना है, तो ब्रिटेन वहां से निकल गया यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं भी समझ में आया हो
तो ज्यादा दिमाग पे लोड मत लेना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा करंट से लिंक करने की कोशिश की सो दैट आपको कॉम्पिटिटिव में हेल्प हो। नहीं समझ में आया तो उसे छोड़ देना इस एग्जाम्पल को, ठीक है। रेफरेंडम को आप समझे। देन प्लेबिसाइड में हमने क्या देखा था, प्लेबिसाइड में भी यही होता है कि सरकार बोलती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में या तो चेंजेस ला रहे हैं या कोई टेरिटरी का डिस्प्यूट हो, तब सरकार बोलती कि भैया तुम वोट करो, तो उसे हम बोलेंगे प्लेबिसाइड। देन हमने बात की थी रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है कि मिनिस्टर्स को या प्राइम मिनिस्टर को उनके पूरे समय होने से पहले ही हम उन्हें रिकॉल करते कि भैया तुम रिजाइन कर दो, तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रिकॉल बोलेंगे। आई होप आपको ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चारों टूल समझ में आ गए होंगे। आज की टाइम में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। क्लियर है, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी है, लेकिन ये वाली जो चीजें थी यही इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है, इतना आपको हुआ क्लियर। देन अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को ले लेते हैं। पार्लियामेंट में क्या होता है, आप आपके एमएलए और एमपी को चुनते हैं और हमारे एमएलए और एमपी प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है। जो सिटीजन है, ठीक है, सिटीजन किसे चूज करेंगे, वो एमपी को चूज करेंगे या एमएलए को चूज करेंगे, और ये किसे चूज करते हैं, फिर ये एमपी प्राइम मिनिस्टर को चूज करेंगे और एमएलए चीफ मिनिस्टर को चूज करेंगे। तो यहां क्या हम डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहे हैं, जी नहीं, हम डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज नहीं कर रहे हैं, हम हमारे एमपी को चूज कर रहे हैं और हमारे जो एमपी हैं वो हमारे बिहाफ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज कर रहे हैं। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब जैसे हमारा पार्लियामेंट है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई ना कोई तो वहां पे गया होगा ना, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमारी पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो जब चुनाव होते हैं, लाइक लोकसभा के होते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, तो जब हम लोगों से वोट मांगने आते हैं एमपी एंड एमएलए, तो किस बेसिस पे आते हैं कि देखो भैया आप हमें वोट दो, हम आपकी विल, हम आपकी इच्छा को हम पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या कहो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस बेसिस पे रन कर रही है। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर रिलेटेड। ये कैसे रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये ऐसे रिलेटेड है कि अगर आप देखो हमारे प्रधानमंत्री भी लोकसभा का पार्ट है कि नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देखो तो वह एग्जीक्यूटिव में आते हैं ना, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें हम एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में गिनते हैं, लेकिन वो या तो लोकसभा के मेंबर होते हैं या राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का भी तो पार्ट है, तो यहां पर ये इंटर रिलेटेड है। प्लस जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो कहां पे रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के टूवर्ड्स। उनको पार्लियामेंट में हर चीज का जवाब देना होता है कि आगे क्या काम कर रहे हैं, ये स्कीम क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुई, कोई करप्शन वगैरह होता है तो पार्लियामेंट में हंगामा होता है, तो एक तरीके से वो पार्लियामेंट को जवाब देते हैं। सेम जो चीज हम इंडिया में पढ़ रहे हैं वही चीज ब्रिटेन में भी होती है। ब्रिटेन में भी ऐसे ही सेम जैसा इंडिया का पैटर्न है, सेम वही पैटर्न वहां पे भी चलता है। क्लियर है, यहां पे हम क्या देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारी सरकार है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड है, कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप ये समझिए कि जो हमारी सरकार है और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, कितने सारे मिनिस्टर्स हैं, वो सारे मिनिस्टर एज अ टीम की तरह काम करते हैं, कोई इंडिविजुअल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये जो भी एक बड़ी टीम होती है ना, आपने वो ओथ टेकिंग सेरेमनी सुनी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब ओथ ले रहे हैं, तो ये एज अ टीम की तरह काम करते हैं। और ये जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम पार्लियामेंट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरी की पूरी टीम, कोई सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, पूरी की पूरी टीम पार्लियामेंट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगी। सेम ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में भी जो उनके प्रधानमंत्री होते हैं और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एज अ टीम की तरह काम करते हैं, ना कि इंडिविजुअली काम करते हैं। क्लियर है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का आपको क्रक्स, एक बेसिक आपको समझना था।
देन अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी एक तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही हम इसे चूज करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट is that form in which the chief executive is independent of the legislature as to his tenure and to a large extent as to his policies and acts. In this system, the nominal head of the state is also called real executive. अब आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक चीज आपको समझनी है, हम यहाँ पे देखा है कि हमारे यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर से मेरा क्या मतलब है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर से मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे हमने देखा था ये जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट है क्या? उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन वही अगर हम यूएसए को कंपेयर करें, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम यूएसए को कंपेयर करें तो वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। वहां प्रेसिडेंट लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। वहां पे जो लॉज बना रहे हैं, जो वहां के जो हम देखते हैं जो कांग्रेस के मेंबर हैं, वहां पे कांग्रेस किसे कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है ना, हम लोकसभा और राज्यसभा को पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही वहां पे भी दो हाउसेस है, ठीक है? वहां पे भी 2 हाउसेस है। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सेनेट। दूसरा क्या है? सेनेट। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें डायरेक्टली चुने जाते हैं। वहां पे थोड़ा सा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन समझो। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे उनके जो वो होते हैं, जो हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ कांग्रेस जिन्हें हम कह सकते हैं, वो डायरेक्टली चूज किए जाते हैं। और जो सेनेट है, सेनेट को आप सेम राज्यसभा जैसे समझ लो, ठीक है? तो वहां पे भी 2 हाउसेस हैं, ठीक है? वहां पे प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे यूएसए में क्या है? यूएसए में प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो अब हम इन तीनों का देखते हैं कि इन तीनों की पावर कैसे, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जो प्रेसिडेंट है वो किस किस को अपॉइंट करते हैं? वो कमांडर इन चीफ को अपॉइंट करते हैं। जो उनके सेक्रेटरीज वगैरह, जो प्रेसिडेंट को जो सेक्रेटरीज वगैरह लगेंगे अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करने में, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फिर उनको स्टेट डिपार्टमेंट में कोई एम्बेसडर्स वगैरह को अपॉइंट करना है, तो ये सब कौन करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और ये जितने भी मेंबर जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लाइक जो सेक्रेटरीज वगैरह है, जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं, वो जिनको भी वो अपॉइंट कर रहे हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? वहां के लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है? वहां के लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है। इन दोनों हाउस के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस, ठीक है? तो हमने यहां पे ये देखा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कैसे एकदम लेजिस्लेचर से अलग है। कोई भी लेजिस्लेचर का मेंबर एग्जीक्यूटिव में नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो वहां पे जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट भी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना चाहिए। वहां पे चुनाव कैसे होते हैं? वहां पे चुनाव ये होते हैं कि लोग डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और लोग साथ साथ में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपना रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो वहां पे लोग डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, ठीक है? और यहां पे जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। इंडिया में क्या सीन है? यहां पे इंडिया का समझो। इंडिया में सीन है कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा के मेंबर हैं। है कि नहीं है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो उनकी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। तो यहां पे हमें सेपरेशन ऑफ पावर हम एक तरीके से देखते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि कितना स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखते हैं ये, कि जो लेजिस्लेटिव है वो प्रेसिडेंट पे कंट्रोल रखता है और जो जुडिशियल ब्रांच है उस पे कौन कंट्रोल रखता है? जो जुडिशियल ब्रांच है उस पे प्रेसिडेंट कंट्रोल रखता है और लेजिस्लेटिव की वो जुडिशरी पूरा ध्यान देती है कि ये जो लॉ बना रही है, जो वहां की जो कांग्रेस लॉ बना रही है, वो लॉ सही है या नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है या नहीं है, ठीक है? अभी आपको एक छोटा सा इसमें ब्रीफ ही समझना है। ब्रीफ इसलिए समझना है यहाँ पे आपको क्योंकि ये चीजें सेम जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम जो सेपरेशन ऑफ पावर वाली चीजें हैं, वो हम आपके चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी आपको एकदम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में नहीं जाना है, आपको एकदम ब्रीफ समझना है, जितना कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डिटेल में हम लोग चैप्टर 3 में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है?
इतनी चीज हुई आपको यहाँ पे क्लियर। तो हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या देखा है, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में देखा है कि यहाँ एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दो तीन तरह की और सरकार होती है, एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यूनिटरी और फेडरल में क्या अंतर है उसे भी देखते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके से समझो, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब यहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेंटर मजबूत है, स्टेट यहां पे मजबूत नहीं है, स्टेट के पास में कोई पावर नहीं है। यूनिटरी मतलब जितनी भी पावर है सब की सब सेंटर के पास में है। और फेडरल मतलब क्या है, फेडरल मतलब यह है कि सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, लोकल लेवल पे भी पावर है। ठीक है, तो इंडिया कैसी कंट्री हुई, इंडिया जो कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री हुई। यहाँ पे इंडिया में एक फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि सेंटर में भी सरकार है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, और आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे देखो तो लोकल लेवल पे भी हैं, जो कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, केसी विहारी क्या कहते हैं, केसी विहारी कहते हैं इंडिया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन कैरेक्टर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वो बोलते हैं कि आप बोलते जरूर हो कि इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन जितने भी प्रोविजंस हैं, ज्यादा पावर किसके पास में, ज्यादा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपेरेबल टू स्टेट गवर्नमेंट के पास, ऐसा केसी विहारे कहते हैं। ठीक है, केसी विहारे बोलते हैं कि इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट तो है, बट यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से पता ये लगता है कि सेंटर के पास में ज्यादा पावर है कंपेरेबल टू स्टेट। जैसे कुछ भी वॉर वगैरह की सिचुएशन आई तो सेंटर के पास में ज्यादा पावर है, इमरजेंसी लगाना है तो इनके पास ज्यादा पावर है। ठीक है, तो हम कुछ प्रोविजंस में देखते हैं कि सेंटर के पास में ज्यादा पावर है कंपेरेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये चीज हुई आपको क्लियर। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आपको समझ में आ गया है। देन आई होप आपको इतना जो पूरा डेमोक्रेसी में मैंने आपको समझाया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही साथ आप जो हमारे लेक्चर हैं वो आप लोग YouTube पे तो देखते ही हैं, YouTube पे आपको प्लेलिस्ट से आप लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आपको YouTube में लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्टली आप लोग गूगल पे जाइए, magnetbrains.com लिखिए उस पर, और जैसे ही आप लोग जो सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी उसे ओपन कीजिएगा। उसमें कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी आपकी, उसमें आपको जिस भी क्लास की पढ़ाई करनी हो उस क्लास पे क्लिक कर लीजिएगा। सपोज आपने क्लास 11th क्लिक किया, क्लास 11th क्लिक करने के बाद क्लास 11th के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको लीगल स्टडीज दिखेगा। आप लोगों ने लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, उसके बाद में आप लोग सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देख पाएंगे, टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको लेक्चर्स इजीली मिल जाएंगे। तो आप अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब आप लोग कहाँ पे वेबसाइट से भी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सारे सब्जेक्ट्स यहां पे पढ़ाए जाते हैं, तो आप इसे अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने नेबर, अपने भाई बहन सभी को बताइए। वीडियोस पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे विद डिफरेंट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।